हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। बेसिकली बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी पर ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट होता है और इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी से किस तरह से जुड़ी हुई है। सारे टॉपिक्स को इस चैप्टर में हम लोग क्लियर करेंगे। तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल पूरा देखिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको कॉमन लैंग्वेज में समझाए ताकि आप इस चैप्टर को आसानी से समझ सकें। बहुत सारे बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले चैप्टर को पहले समझ लेते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज़ होता है। यानी दो या दो से ज़्यादा जो भी कंट्रीज़ हैं, सारे कंट्रीज़ आपस में मेल जोल बनाएं, आपस में इंटरकनेक्शन बनाएं। उस कनेक्शन को ही बनाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन पे सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है एमएनसी का, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज़। ऐसी कंपनीज़ जिसका ब्रांच बहुत सारे देशों में होता है, ऐसी कंपनीज जिसका ब्रांच बहुत सारे देशों में होता है, उसे कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़। और ये जो एमएनसी होती है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है ग्लोबलाइजेशन को लेकर के, ताकि यही एक माध्यम बनती है अलग अलग देश एक दूसरे से जुड़ने के लिए, इंटरकनेक्ट होने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन समझ में आया। होता क्या है, बहुत सारे कंट्री अगर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, उसे ही कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब आते हैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को पढ़ते जो आपको चैप्टर में पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। तो जो ट्रेड है, ट्रेड आपका मेन चैनल होता है डिस्टेंट कंट्रीज़ को मिलाने के लिए। जो ट्रेड ही है एक ऐसा माध्यम जिससे बड़ी बड़ी कंट्रीज़, छोटे मोटे कंट्रीज़ सारे आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती है। और इस ट्रेड को पूरा कौन करता है? एमएनसी। मल्टीनेशनल कंपनीज़ अपना ब्रांच अलग अलग देशों में बनाती है और वही एक दूसरे को मिलाने में काम करती है, एक दूसरे को एक जगह लाने में काम करती है। ठीक है, एमएनसी का जो कंट्रोल होता है वो एक देश से लेकर के दूसरे देश, मतलब 4-5 देश, एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे देशों में उसका कंट्रोल होता है। तो एमएनसी अलग अलग देशों से अलग अलग प्रोडक्शन करती है, दोनों में व्यापार करवाती है, ट्रेड करवाती है। तो एमएनसी का भी अपना बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, एमएनसी अपना फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एमएनसी यही चीज़ देखती है कि बहुत सारे कंट्रीज़ अवेलेबल है, लेकिन उस कंट्रीज़ में से वह चाहती है कि सबसे पहले तो चीप लेबर मिले, और क्या चाहेगी कि ऐसे जगह पे बनाए जहाँ पे रिसोर्सेज उसे बहुत ज़्यादा आसानी से हो सके और उसका प्रोडक्शन पे बेनिफिट ज़्यादा मिले। तो एमएनसी अपना फैक्ट्रीज उसी जगह पे लगाएगी जहाँ से उसको बेनिफिट ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आते हैं इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। तो अलग अलग कंट्रीज़ में प्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए भैया, पैसे भी चाहिए। तो उस पैसे को लगाने के लिए जो पैसे लगते हैं उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पैसे जो ज़मीन पर, बिल्डिंग पर, मशीन पर और अलग अलग इक्विपमेंट्स पे इन्वेस्ट किए जाते हैं, उसे ही हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा लैंग्वेज है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो कोई भी लैंड खरीदते हैं, फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, उसमें जो पैसे लगाते हैं उसे ही हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ऐसा ही इन्वेस्टमेंट अगर कोई एमएनसी करता है, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी किसी देश में पैसे को खर्च करता है ताकि लैंड को एक्वायर कर सके, बिल्डिंग बना सके, उस पैसे को जो खर्च करता है उसे ही कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ये जो एमएनसी किसी और देश का है और ये किसी और देश में पैसे को लगा रही है, तो ये क्या हो गया? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है एमएनसी किस तरह से अपने प्रोडक्शन यूनिट को अलग अलग कंट्रीज़ में लगाती है। तो एमएनसी प्रोडक्शन यूनिट लगाने के लिए कुछ कुछ मेथड्स अपनाती है। सबसे पहला तो मेथड हो गया बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विथ लोकल कंपनीज़। एक एमएनसी है वो किसी एरिया में जाती है और उस एरिया के छोटे मोटे जो भी कंपनीज़ है उस कंपनी से अपने आप को पार्टनरशिप में बना लेती है। कुछ परसेंटेज ये ले लेगी और कुछ परसेंटेज वो लोकल कंपनीज़ का। उस तरह से एमएनसी सेटअप होता है। दूसरा प्रोसेस है बाय यूजिंग लोकल कंपनीज़ फॉर सप्लाईज़। ये प्रोडक्शन तो अपने हाउस में करेगी, लेकिन लोकल कंपनीज़ को सप्लाईज़ के लिए बना देगी या फिर लोकल कंपनीज से छोटे मोटे वर्क करवा करके भी अपना प्रोडक्शन यूनिट वहाँ पर सेट कर सकती है। तीसरा प्रोसेस है बाय क्लोजली कंपीटिंग विथ लोकल कंपनीज़ और बाइंग देम अप।
बहुत बार ऐसा होता है कि एमएनसी जाती है और छोटे मोटे जो कंपनीज है उस चीज़ को डायरेक्टली बाय कर लेती है, पूरी तरह से खरीद लेती है। खरीदने के बाद वो अब एमएनसी के पार्ट बन जाता है, अब उसका मालिकाना हक हो जाता है। ठीक है, अब एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विथ लोकल कंपनीज विथ बेनिफिट लोकल कंपनीज इन द फॉलोइंग वेज। आपको बताना है कि जो एमएनसी है वो भाई जब कंपनीज को खरीद लेती है या फिर अपना सेटअप करती है, उस कंडीशन में लोकल को फ़ायदा होता है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल फ़ायदा होता है। तो फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहला तो एमएनसी एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट करती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी होती है। तो जब लोकल कंपनी से साझेदारी करती है तो उसमें बहुत सारा पैसे खर्च करती है और उसको बड़ा करने के लिए अपना योगदान करती है। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या हो गया? नया नया टेक्नोलॉजीज़ भी तो लाएगा वो, क्योंकि वो बहुत बड़ा कंपनी तो उसके पास टेक्नोलॉजी पहले से होगा, तो वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ को उस छोटे कंपनी में इन्वेस्ट करके और उसका प्रोडक्शन बढ़ा देती है। तो एमएनसी एक तरह से बहुत फ़ायदेमंद होता है, छोटे छोटे लोकल कंपनीज़ को उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होता है। ठीक है, किसी किसी कंडीशन में नुकसान भी होता है। तो नुकसान क्या हो सकता है? मान के चलिए एक जगह पे छोटे मोटे कंपनीज़ है, वो अपना प्रोडक्शन चला रही है और उसी बीच में एक बड़ी एमएनसी कंपनी आती है जो इस सारे यूनिट को तहस नहस कर देती है। तो ये भी एक छोटा मोटा घाटा हो सकता है। अब आते हैं फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। फॉरेन ट्रेड क्या होता है और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स क्या होता है? ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड का मतलब ये हो गया कि एक देश से दूसरा देश में जो व्यापार होता है, जो सामान खरीदना बेचना होता है, उसे ही फॉरेन ट्रेड हो गया। ठीक है, अब फॉरेन ट्रेड में होता क्या क्या है? सबसे पहला तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, परचेज एंड सेल होता है। ठीक है, अक्रॉस जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज़, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के जोग्राफिकल बाउंड्रीज पे खरीदना बेचने का काम एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है। दूसरा क्या होता है फॉरेन ट्रेड में? गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। अब मान के चलिए ये यूएसए का कोई प्रोडक्ट है, वो आपको इंडिया में मिल रहा है, इंडिया का प्रोडक्ट है यूएसए में मिल रहा है, तो उससे क्या हो गया कि प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो भाई कस्टमर के लिए फ़ायदेमंद हो गया। दूसरा और क्या चीज़ है? चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस। आपके पास चॉइसेस बढ़ जाती है। पहले आप सिर्फ इंडिया का सामान यूज़ करते थे, अब आपके पास यूएसए से लेकर के अलग अलग देशों का सामान मिलने लगा। ठीक है, और क्या है? प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट टेंड टू बिकम इक्वल। अब देखिए सिमिलर गुड्स है, तो अगर वो विदेशी कंपनी भी है तो चाहती है कि कंपटीशन के दौर में वो अपना प्रोडक्ट का दाम कम रखे। तो जब कम रखने के चाह में देखा जाए तो लगभग दोनों का दाम इक्वल ही हो जाता है लगभग। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्रोड्यूसर्स इन द टू कंट्रीज क्लोजली कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर इवन दो दे आर सेपरेटेड बाई थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। अब इसमें क्या हुआ? अलग अलग जो कंट्री है बहुत दूर बैठी हुई है, लेकिन दूर बैठ करके भी किसी एक कंट्री पे अपना प्रोडक्ट का कंपटीशन कर सकती है। अलग अलग प्रोडक्ट का जो कंपटीशन होता है वो दूर बैठ करके भी कर सकती है। तो ये आपका फॉरेन ट्रेड से बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, और फॉरेन ट्रेड जब ऐसा होता है तो इसको देख रेख करने के लिए भाई दूसरे देश से सामान आपके देश में आ रहा है, आपके देश से सामान किसी और देश में आ रहा है, तो इसको देखने के लिए एक बैरियर लगाया गया है। इसको देखने के लिए ट्रेड बैरियर्स लगाया गया। ठीक है, ट्रेड बैरियर क्या होता है? ये एक रिस्ट्रिक्शंस है, एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन है जिसमें गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि कितना सामान विदेशों में जाएगा या कितना सामान विदेशों से इंडिया में आएगा। ठीक है, ये होता है ट्रेड बैरियर्स कि कितना जाएगा कितना आएगा, और कौन सा सामान आएगा कौन सा सामान जाएगा ये भी गवर्नमेंट पे डिसाइडेड है। ठीक है, जैसे अभी चाइना का सामान को बैन कर दिया जा रहा है, जैसे टिकटॉक बैन हुआ, अलग अलग ऐप्स बैन हुए, ये क्या है? ट्रेड बैरियर से किया गया है। इंडिया क्या किया कि भैया आपका ये जो ऐप है मेरे इंडिया में नहीं चलेगा क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है, कोई भी सिक्योरिटी रीज़न है। तो ये कह सकते हैं कि ट्रेड बैरियर एक ऐसा बैरियर होता है जो रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है। अब पूरी पावर गवर्नमेंट के पास होती है। एक इसका एग्जांपल हो गया टैक्स। जब विदेशों से सामान आता है तो बीच में टैक्स लगता है, तो वो टैक्स भी डिसाइड करता है गवर्नमेंट, और ताकि उस पर बैरियर लग सके कि भैया वो कितना दाम पर यहाँ पर आएगा सामान। ठीक है, अब एक और टॉपिक आपको पढ़ना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होता है? एक ऐसा जोन बनाया जाता है एक किसी कंट्री में, उस जोन में बेसिकली ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, सारी फैसिलिटीज़ मिलती है ताकि उस एरिया में एक
इंडस्ट्रियल हब बन सके, यानी पूरा इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर दिया जाए, उसे इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। बहुत सारे कंट्रीज़ इकोनॉमिक जोन्स बनाती है ताकि फैसिलिटीज़ दे, ताकि एमएनसीज़ वहाँ पर आए और वहाँ पर अपना प्रोडक्शन करे। ठीक है, अब आपको जो मेन चैप्टर में जो पढ़ना है वो टॉपिक यहाँ पर आता है, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। तो अभी हम लोग शुरू में ही समझाए थे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन ऑफ कंट्रीज़ होता है। एमएनसी का एक बड़ा रोल होता है इसमें। ठीक है, मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज़। इससे होता क्या, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा गुड्स जो है, सामान है, इधर से उधर जा रहा है, सर्विसेज जा रहा है एक दूसरे से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी एक दूसरे से शेयर किया जा रहा है। तो ये सारे ग्लोबलाइजेशन से चेंजेस देखने को मिल रहा है। देयर इज़ वन मोर वे इन विच कंट्रीज कैन बी कनेक्टेड, दिस इज़ थ्रू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन कंट्रीज़। अब देखिए, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कनेक्ट करने के लिए जैसे सामान का अदला बदली होता है, उसी तरह से व्यक्ति, जो आदमी, ह्यूमन बींग्स भी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो वो भी इंटर कनेक्शन के लिए होता है। तो जब एमएनसी सेटअप होता है, जब ग्लोबलाइजेशन होता है, तो एक देश का व्यक्ति दूसरा देश में जाकर के काम भी करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स डैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन किस तरह से आया और क्या क्या फैक्टर्स इसमें हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में सबसे पहला तो फैक्टर हो गया आपका टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी किस तरह से फैक्टर हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसा मीडियम बना जिससे लॉन्ग डिस्टेंसेस को शॉर्ट, मतलब कि जल्दी जा सके, लो कॉस्ट में जा सके। देखिए, एरोप्लेन क्या है, एरोप्लेन भी एक टेक्नोलॉजी है, और उसी टेक्नोलॉजी से आप अमेरिका से इंडिया, इंडिया से अमेरिका जल्दी से जल्दी जा सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी होने की वजह से ग्लोबलाइजेशन और स्पीड अप हो गया। दूसरा क्या हुआ, लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है छूट देना, एक तरह से अगर कॉमन लैंग्वेज में अगर समझेंगे तो लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड हुआ। फॉरेन ट्रेड में जो बैरियर्स है उसको कम कर दिया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया गया, उसमें लिबरल बना गया, यानी उसमें छूट दे दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे में व्यापार हो सके। देखिए, एक देश बढ़ेगा, दूसरा देश बढ़ेगा, सब पूरी दुनिया बढ़ेगी, तो ये ज़्यादा बढ़िया होता। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है WTO। ठीक है, याद रखिएगा, WTO का मतलब हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लिबरलाइज करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो ट्रेड होगा उसको देखरेख करने के लिए WTO का गठन हुआ, जिसमें जो बुक में पढ़ना डेटा, उस डेटा के अनुसार 164 कंट्रीज़ है एट प्रेजेंट उसका मेंबर, और वे कंट्रीज़ एक दूसरे से व्यापार करती है, एक दूसरे से ट्रेड करती है। तो इसका देखरेख कौन करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम यही है कि ऐसा फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाए ताकि एक कंट्री दूसरे कंट्री से सामान की खरीद बिक्री कर सके। ठीक है, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पूरे चैप्टर का है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलता है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन होने का क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इम्पैक्ट क्या क्या है, सबसे पहला तो इम्पैक्ट हो गया आपका कि कंपटीशन बढ़ गया। ग्लोबलाइजेशन हो गया, दूसरे देश का सामान हमारे इंडिया में आने लगा, तो उससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा। कंपटीशन बढ़ने से लोकल और फॉरेन प्रोड्यूसर्स के पास एडवांटेज हो गया कंज्यूमर का, उनके पास कंज्यूमर ज़्यादा मिलने लगा और हम लोग पास सामान ज़्यादा मिलने लगा। ठीक है, दूसरा इम्पैक्ट क्या हो गया कि हम लोगों के पास चॉइस बहुत मिल गया, चॉइस मिला, कंपटीशन होने की वजह से लो प्राइस और सेवरल प्रोडक्ट्स देखने को मिलने लगे। तो ये ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से हुआ। ठीक है, उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। ठीक है, इंक्रीज्ड कंपटीशन हैज़ इनकरेज टॉप इन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन न्यूअर टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्शन मेथड टू रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब हो गया कि देखिए, एमएनसी जब आने लगा तो इंडिया के लोगों में भी तो ये आया भावना कि जब वो मेरे कंट्री में आ रहे तो मैं भी उस कंट्री में जाऊँ, मैं भी अपना टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाऊँ। तो उस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए वे लोग इनकरेज हुए, और इनकरेज होने के बाद नए नए टेक्नोलॉजीज़ को अवेलेबल करवाए, उस टेक्नोलॉजी को यूज़ किए, प्रोडक्शन को बढ़ा दिए। तो इससे हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने लगा। फिर है ग्लोबलाइजेशन हैज़ इनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू इमर्ज एज मल्टीनेशनल कंपनीज। ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी कंपनीज इंडिया में भी देखा गया है जो आपस में समझौता करके मिल करके एक एमएनसी बनाई है ताकि दूसरे देश में भी अपना व्यापार कर सके। लास्ट है क्रिएटेड अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो IT सेक्टर है उन लोगों के लिए ग्लोबलाइजेशन बहुत बड़ा
एक रोल था, एक बहुत बड़ा उससे फ़ायदा हुआ उन लोगों को। देखिए आज आप फेसबुक चला रहे, व्हाट्सअप चला रहे, क्यों चला रहे? ये तो इंडिया का नहीं है, लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप उसको चला रहे हैं, क्योंकि वहाँ का टेक्नोलॉजी आपके पास, आपकी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों में चल रही है, तो इसका बेनिफिट हम लोगों को हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स पढ़ना थे सारे टॉपिक्स को मैंने क्लियर करवा दिया। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया, अच्छा लगा है, तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।